हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी वाला। फ्रेंड्स, आज हम एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, दैट इज अबाउट द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। रिसेंटली एक न्यूज आई जिसमें कहा गया कि 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। जानेंगे इस वीडियो में कि ये लॉ कमीशन एग्जैक्टली करती क्या है, क्या क्या इसका रोल होता है, अभी तक किस तरह की रिपोर्ट्स ये ला चुकी है, क्या रिपोर्ट्स रिकमेंडेटरी होती हैं या कंपलसरी उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और लॉ कमीशन को लेके क्या क्या रिफॉर्म्स बताए गए हैं। ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईदर वे आप इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम समझेंगे कि लॉ कमीशन होता क्या है। जैसे कि न्यूज़ आई हुई थी कि द सेंटर हैज़ रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड 22nd लॉ कमीशन। ये 22nd लॉ कमीशन के जो चेयरमैन हैं वो है एक्स जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुके हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के। वो एज अ कमीशन के चेयरमैन रहेंगे। अब बात आती है कि लॉ कमीशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं लॉ की, एज यू नो, लॉ एक टाइम एंड स्पेस में लिखा जाता है। विद द चेंजिंग टाइम लॉ को भी चेंज होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप करूं कि लॉ क्या डिपिक्ट करता है, लॉ हमेशा सोसाइटी की एस्पिरेशंस को डिपिक्ट करता है। अब जैसे जैसे सोसाइटी की एस्पिरेशंस चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे लॉ का चेंज होना भी ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो 18th एंड 19th सेंचुरी में लिखे गए थे और अब उन्हें चेंज होना ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे लॉज हैं जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लिखे गए थे, अभी भी उनको या अब भी उनको चेंज होना ज़रूरी है। तो यही लॉ कमीशन का काम होता है। जैसे भी एक हमने हमेशा से एक इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा होगा कि लॉज जो होते हैं वो लिविंग इन नेचर होते हैं, यानी वो चेंज जो है टाइम टू टाइम मांगते रहते हैं। सोसाइटी में होने वाले चेंजेस के साथ वो ग्रो करते हैं, सोसाइटी में आने वाली रिक्वायरमेंट्स को वो अडाप्ट करते हैं एंड अकॉर्डिंगली वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए अगर सोसाइटी में लॉस को एग्जिस्ट करना है या लॉस को सोसाइटी के अकॉर्डिंग रेलेवेंट रहना है तो लॉस का टाइम टू टाइम चेंज होना, नए लॉस का आना, पुराने लॉज में अमेंडमेंट्स होना, डिलीशन होना बहुत नेसेसरी है। अब यूजुअली ये काम पार्लियामेंट खुद से भी कर सकती है, लेकिन ऐसी बहुत सारे नुआंसेस होते हैं डे टू डे लाइफ के, एग्जिस्टिंग सोसाइटी के, जिसके लिए हमें ऐसा लगता है एक एक्सपर्ट बॉडी होनी नेसेसरी है। उसी के चलते लॉ कमीशन को टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। ये कहीं लिखा नहीं है, कब किया जाएगा, कौन करेगा, ये मेंशन है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जब आई तो रिसेंटली उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस आए। क्या क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस आए? उसमें कहा गया कि गवर्नमेंट को कन्वे करेगी, क्या कन्वे करेगी, इस तरह के लीगल रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने उससे मांगे हैं। गवर्नमेंट कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, गवर्नमेंट ये समझने की कोशिश करेगी कि आप ये बताइए पर्टिकुलर लॉज जो हैं इनमें क्या क्या चेंजेस होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ रिसर्च ओरिएंटेड उनको रिपोर्ट्स देगी, साथ ही साथ ऐसे सारे मेजर्स बताएगी गवर्नमेंट को कि किस तरह से इस पर्टिकुलर लॉ को चेंज करना चाहिए। कोई भी सेंट्रल एक्ट है उसमें जो चेंजेस हैं, जो एनिमलीज हैं, वो किस तरह से हटाई जानी चाहिए, ठीक है। तो इसी के चलते 22nd लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन अभी हमने देखा। अब बात करते हैं कि इसके मेंबर्स क्या क्या रहे हैं। इसके मेंबर्स देखिए, एक फुल टाइम चेयरपर्सन है, साथ ही साथ 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं जिसमें मेंबर सेक्रेटरी इंक्लूडेड रहेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स रहेंगे, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट रहेंगे और नॉट मोर देन 5 पार्ट टाइम मेंबर्स रहेंगे। देखिए, ये जो यहाँ पे आप कॉम्पोजिशन देख रहे हैं ये कमीशन टू कमीशन चेंज होता आया है। गवर्नमेंट को जैसा लगता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ज़्यादा मेंबर्स की ज़रूरत है तो ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन लॉ कमीशन की वेबसाइट ये कहती है कि एक चेयरमैन होना नेसेसरी है, जो मेनली होना ज़रूरी है, जो एक रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट से। एक मेंबर सेक्रेटरी होना नेसेसरी है, एक परमानेंट मेंबर होना चाहिए जो कि एक रिटायर्ड जज होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से। 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे और 2 एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो मतलब मेंबर्स नहीं रहेंगे लेकिन उसकी सिटिंग्स में होंगे, मतलब मेंबर का पार्ट नहीं माने जाएंगे लेकिन वो ऑफिस में बैठे होंगे। ये था अभी तक का कॉम्पोजिशन। देखिए, कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि देखो कॉम्पोजिशन चेंज होता रहता है। हाँ, आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो इसके चेयरमैन हैं क्या वो एक रिटायर्ड जज हैं, होने चाहिए, ये आप कह सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली ये होना नेसेसरी है।
अब बात करते हैं कि लॉ कमीशन किस तरह का प्रोविजन लेके आती है, मतलब क्या उसका स्टेटस है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, क्या किसी लॉ के अकॉर्डिंग आती है, पार्लियामेंट उसको क्रिएट करता है। तो यहां पे हम जानेंगे कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कोई लीगल बैकिंग नहीं है, कंट्री में कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो कहता है लॉ कमीशन क्रिएट की जाएगी। साथ ही साथ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो जब नॉन स्टैट्यूटरी हो गई तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल होगी। इसकी कुछ डेफिनेट टर्म्स हैं जो टाइम टू टाइम इसको बताई जाती हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये या फिर लॉ मिनिस्ट्री को अपने अकॉर्डिंग या उनके अकॉर्डिंग जो भी सजेशंस होते हैं वो देती है। अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे, क्या रही है इसकी हिस्ट्री। देखिए, पहली बार लॉ कमीशन जो है ब्रिटिश इंडिया में स्टैब्लिश की गई थी 1833 में लॉर्ड मैक्यूले द्वारा, है ना। लॉर्ड मैक्यूले उस समय उसके चेयरपर्सन थे। अब उसके बाद अलग अलग लॉ कमीशंस रही हैं ब्रिटिश इंडिया में। यूजुअली कहा जाता है कि ब्रिटिश इंडिया में 4 प्रीडोमिनेंटली लॉ कमीशंस रही हैं। अब इन चारों लॉ कमीशंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। आपने आईपीसी के बारे में सुना होगा, आईपीसी 1860 ये भी लॉ कमीशन द्वारा ही लाया गया था। सो लॉ कमीशन, जैसे कि मैक्यूले की जो लॉ कमीशन थी, उन्होंने इंस्ट्रूमेंटली इसको स्टैब्लिश किया और इंश्योर किया कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो कंट्री में स्टैब्लिश किया जाए। यानी हम ये कह सकते हैं जो पहले की लॉ कमीशंस थी, मतलब आपके इंडिपेंडेंस से पहले की लॉ कमीशंस थी, उनका ज्यादा फोकस रहा है एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्टैब्लिश करने के लिए। सबसे ज्यादा फोकस उनका रहा है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जैसी चीजें हैं या फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जैसी चीजें यहां पे स्टैब्लिश हो। तो एक आईपीसी उस समय स्टैब्लिश किया गया था। तो इस तरह से आपने देखा कि आईपीसी आया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आया, एविडेंस आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया। ये सारी चीजें जो हैं लॉ कमीशन ने स्टैब्लिश कराई थी प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 के पहले। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या सिनेरियो है। पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पहली कमीशन जो है स्टैब्लिश की गई 1955 में, और चेयरपर्सन उसके थे एमसी सीतलवाद। अब एमसी सीतलवाद चेयरमैन रहे और उन्होंने 14 रिपोर्ट्स जो है उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी। यानी अब हमें यह भी पता चल रहा है कि एक लॉ कमीशन न्यूमरस रिपोर्ट्स दे सकती है। देखो क्या होता है, वो हर एक हेडिंग पे, हर एक टॉपिक पे एक रिपोर्ट देती है। एक डेथ पेनल्टी पे दे दिया, एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे दे दिया, ठीक है, एक रेप पे दे दिया। इस तरह से अलग अलग रिपोर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। तो पहली बार 14 रिपोर्ट जो है पहुंची। अब अल्टीमेटली इन रिपोर्ट्स पे गवर्नमेंट जो है बैठती है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस जो है वो डिसीजन लेती है, अकॉर्डिंगली लॉज में चेंजेस लाए जाते हैं कंट्री में, और पार्लियामेंट उन लॉज को अप्रूव करती है, एंड फिर वो लॉ जो है प्रैक्टिस में आ जाता है। ठीक है, अभी देखो एक चीज और याद रखना कि कई बार लॉ कमीशन सुओ मोटो भी डिसीजन ले लेती है। लॉ कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की, लॉ कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर ऐसा लगा लॉ कमीशन को, चेयरमैन को, कि यहां पे हमें इस मैटर को भी रेस करना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट ने हमसे नहीं पूछा था बट हमें ऐसा लगता है कि चाइल्ड लॉस पे लेके, है ना, जुवेनाइल जस्टिस पे हमें कुछ और काम करने की जरूरत है, तो ऐसे में वो एक सुओ मोटो भी रिपोर्ट ला सकती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इट ओनली गिव्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिमांड्स ऑफ द मिनिस्ट्री, ऐसा नहीं है। या तो गवर्नमेंट उनको बोले कि ठीक है आप इस मैटर पे हमें एक पूरा रिसर्च करके डॉक्यूमेंट दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, या लॉ कमीशन को लगता है कि नहीं हमारी ड्यूटी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर लॉ में चेंजेस लाना, तो हम गवर्नमेंट को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं, एक सजेशन जो है वो देते हैं। तो साथ ही साथ एग्जिस्टिंग लॉस को रिव्यू करना, एग्जिस्टिंग लॉस को मॉनिटर करना, और जो भी चेंजेस सजेस्ट हो सकते हैं, रिफॉर्म्स जो हो सकते हैं, यानी एक रिफॉर्मेटरी बॉडी है जो लॉस के रिफॉर्म की तरफ बढ़ती है, लीगल सिस्टम को रिफॉर्म करने का काम करती है। ये लॉ कमीशन का काम है। अब करती कैसे है, देखो स्टडी करती है, रिसर्च करती है, कॉन्टिन्यूसली लोगों से इंटीग्रेट करती रहती है, लोगों से पूछती है कि बताइए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक्सपर्ट से एडवाइस लेती है, ठीक है, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पढ़ती है, इंटरनेशनल लॉस पढ़ती है, और फिर गवर्नमेंट को फाइनली रिकमेंड करती है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ है लॉ कमीशन से, हमारी लॉ कमीशन से बाहर की कोई कंट्री भी कोई सजेशन मांग सकती है, डायरेक्टली नहीं मांगती, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखती है कि आप अपनी लॉ कमीशन से ये सजेशन दीजिए या ये रिपोर्ट प्रिपेयर करा के दीजिए। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को लेना, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स का डेटा वगैरह इकट्ठा करना, रिपोर्ट्स बनाना, आउटलाइनिंग करना, और फाइनली रिफॉर्म को सजेस्ट करना।
अब देखो कोई भी रिफॉर्म, कोई भी लॉ, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, तो लॉ हैज टू हैव दी, या लॉ हैज टू एड्रेस द डिमांड्स ऑफ द पीपल, है ना। लॉ को लोगों की डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करना बहुत नेसेसरी है, नहीं तो वो लॉ किसी काम नहीं आएगा। ऐसा लॉ जो हमारी डिमांड्स को एड्रेस नहीं कर रहा, वो लॉ एग्जिस्ट क्यों ही करता है। तो इसीलिए लॉ कमीशन इस बात का भी ध्यान रखती है कि जब भी वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सबमिट कर रही होती है, उसने वाइड कंसल्टेशंस की हैं, किनके साथ, पब्लिक स्टेक होल्डर्स के साथ, जो जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए वो लॉ बनाया जा रहा है, साथ ही साथ प्रोफेशनल बॉडीज के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, रिस्पॉन्सेस का इवैल्यूएशन करना, डिस्कशन करना, और फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को अपना फुल एंड फाइनल रिपोर्ट को भेजना। एक बार रिपोर्ट रेडी हो जाती है, मिनिस्ट्री को लगता है रिपोर्ट में कुछ रिफॉर्म्स की नेसेसिटी है या चेंजेस की नेसेसिटी है, तो वो मिनिस्ट्री वापस पूछ सकती है कि आप एक काम करिए, थोड़ा सा इस पॉइंट पे और ज्यादा क्लैरिफिकेशन लेके आइए, इस पॉइंट को फिर से रिव्यू करिए, इस रिपोर्ट को रिवर्क करके भेजिए। इस तरह से ये किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है कि इसका टेन्योर क्या होता है। यूजुअली इसका टेन्योर रहता है 3 साल, याद रखना 3 इयर्स का टेन्योर इसका माना जाता है। 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, फ्रॉम द डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 3 साल तक इसको अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो देनी होती हैं। अब बात आती है, हमने एक बात सोचा एक बात हमने डिस्कस की कि क्या जो भी रिपोर्ट मिनिस्ट्रीज को भेजी जाती हैं, अभी तक 277 रिपोर्ट्स जो हैं वो 21 लॉ कमीशंस दे चुकी हैं। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे पास 21 लॉ कमीशंस आई, 75 ईयर्स के आसपास के स्पैन में 21 लॉ कमीशंस बनी। 21 लॉ कमीशंस ने 277 रिपोर्ट्स प्रिपेयर करी और गवर्नमेंट को सबमिट करी। क्या सारी की सारी ये जो रिपोर्ट्स हैं इंप्लीमेंट हुई? नहीं, बहुत कम हुई हैं। देखते हैं कौन कौन सी हुई हैं। जैसे कि आप देखेंगे, अगर हम पहले की बात करें प्री इंडिपेंडेंस टाइम में, तो रिलीजियस एंडोमेंट्स एक्ट वगैरह, जनरल क्लॉजेज एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, ये सब तो हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट 1958 इंप्लीमेंट की गई। फिर उसके बाद कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, आईपीसी पहले आ गया था, फिर सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है वो लाया गया। 1969 में रिपोर्ट आई, 73 में आया वो। देन उसके बाद 14th, 25th, 32nd रिपोर्ट जो हैं सीआरपीसी की 73 की, वो सब इंप्लीमेंट हुई। फिर उसके बाद आप देखेंगे आरटीई एक्ट भी लॉ कमीशन के कहने पे आया, ध्यान रखना। इसी तरह से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट की वजह से आया था। और इसी तरह से अभी रिसेंटली आप देखेंगे 1500 ऑब्सोलीट एक्ट्स थे, लॉज थे कंट्री में जो अब पुराने हो चुके थे, लॉ कमीशन ने गवर्नमेंट से बोल के उनको हटवाया। ठीक है, तो इस तरह से रिपोर्ट्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट करती। देखो वैसे तो रिकमेंडेशन होता है, लॉ कमीशन ने बता दिया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती, गवर्नमेंट के ऊपर है। बट ठीक है, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट मान रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि किस तरह से लॉ कमीशन ने इन सब रिपोर्ट्स को गवर्नमेंट को भेजा। तो मैंने आपको बताया 277 रिपोर्ट्स में से 92 रिपोर्ट्स जो हैं वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओवर द टाइम इंप्लीमेंट की हैं। अभी बहुत सारी रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई हैं। जो इंपॉर्टेंट रिसेंटली रही हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। ये मेंस के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि कौन कौन सी रिसेंट रिपोर्ट्स हैं। देखो जैसे कि मैंने बताया, लॉ कमीशन वाइड एरे पे काम करती है। मतलब चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म्स हो, इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, ठीक है, इंडिविजुअल रिफॉर्म्स हो, कंपनी रिफॉर्म्स हो, ठीक है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, या फिर पर्सनल लॉज के रिफॉर्म्स हो, मैरिज के रिफॉर्म्स हो, सिविल लॉज के रिफॉर्म्स हो, क्रिमिनल लॉज के रिफॉर्म्स हो, हर तरह से वो रिपोर्ट देती है, हर टॉपिक पे दे सकती है। तो अब जैसे रिसेंटली क्या हुआ, एक बहुत फेमस रिपोर्ट है 277 रिपोर्ट, ये याद रखना, लास्ट रिपोर्ट यही आई थी और ये आपके मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेट अस से अगर आप मेंस में क्रिमिनल जस्टिस की बात कर रहे हैं या फिर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ की बात कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट को आप जरूर लिखें। इसमें क्या है, रॉन्गफुल प्रोसिक्यूशन की बात की गई। ठीक है, मिस कैरेज ऑफ लीगल रेमेडीज इस रिपोर्ट का नाम था। इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने यह कहा कि आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट कर लेते हैं, ठीक है, अंडर ट्रायल्स बहुत लंबे समय तक जेलों में बंद रहते हैं। ठीक है, अंडर ट्रायल्स वो होते हैं जिनका अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है, प्री ट्रायल स्टेज में है या ट्रायल अभी चल रहा है, ट्रायल बहुत लंबे समय तक चल गया, तो ऐसे में पर्सन जो है अब उसको सजा मिलनी है 5 साल की और वो पिछले 15 साल से जेल में पड़ा हुआ है, तो वो मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं हुई। हम कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो यही हो रहा है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए लॉ कमीशन ने कहा कि ये देखो, ये जो मिसकैरेज हो रहा है ना, ये गलत है, आर्टिकल 21 के अगेंस्ट है, राइट टू लाइफ के अगेंस्ट है। ऐसे में क्या करो, ऐसे में क्या प्रोविजन होना चाहिए? अगर कोर्ट्स को लगता है कि इस तरह का मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है तो कोर्ट मॉनेटरी कंपनसेशन दिलवाएं। कोर्ट इंश्योर करें कि उस पर्सन को काउंसलिंग मिले, वोकेशनल ट्रेनिंग मिले और वो वापस से जाके समाज में, सोसाइटी में इंटीग्रेट हो पाए। आपने तो उसको 15 साल जेल में रख दिया, उसकी लाइफ 15 साल पीछे चली गई, ठीक है, वो कोई एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले पाया, स्किल्स नहीं ले पाया, हो सकता है एजुकेशन पूरी नहीं कर पाया, कुछ भी सिनारियो हो सकता है। तो जब वो वापस से सोसाइटी में आएगा और उसके पास मीन्स नहीं होंगे अर्निंग के, तो वो फिर से क्राइम में घुस जाएगा। वो सोसाइटी में आया, वो अच्छा इंसान बनना चाहता है, ठीक है, उसके पास मीन्स नहीं है, 15 साल वो जेल में रहा, वहाँ उसने कुछ सीखा नहीं, तो फिर क्या करेगा? फिर वो फिर से क्राइम का रास्ता अपनाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो पोस्ट आपके रिलीज, जो भी उनका रीसेटलमेंट, रिहेबिलिटेशन है, उसके लिए बात की गई कि ये लीगल प्रोविजंस होने चाहिए, रिकमेंडेशन है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई, इंपॉर्टेंट है। देन आती है 276, ये बेटिंग पे आया, ठीक है, इस तरह के लीगल फ्रेमवर्क की बात की गई कि गैम्बलिंग एंड स्पोर्ट्स बेटिंग को किस तरह से यहाँ पे रेगुलेट करना चाहिए, बीसीसीआई को लेके आया था, काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। देन इसी के साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में बीसीसीआई के केस में आया था कि बीसीसीआई जो है उसको स्टेट में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। देन उसके बाद एक 274 रिपोर्ट आई थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स पे लेके, यहाँ पे कहा गया था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 जो है इसे डाइल्यूट करो, कोर्ट इसको मिसयूज करता है। तो लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया नहीं, एकदम सही एक्ट है, इसे रहने दो, इसकी वजह से कोर्ट जो है अपना काम ठीक से कर पाता है। तो इस तरह से आप देखो कि बहुत सारी रिपोर्ट्स नहीं भी इंप्लीमेंट होने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ पे लॉ कमीशन सपोर्ट कर रही है उसी मैटर को, जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट में किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि साथ ही साथ और इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे रिपोर्ट्स आती रही हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर के लिए तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि इंडिया को इसको रेटिफाई करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर जो है, ये एक ऐसा कन्वेंशन है, अगर इंडिया इसको साइन कर लेती है तो इंडिया को अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लस डेथ पेनल्टी जैसी चीज़ें हटानी पड़ेंगी, ठीक है। इंडिया को इंश्योर करना होगा कि टॉर्चर जो है जेल में, ठीक है, तो उसको बंद किया जाए। उसके लिए आपको याद होगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था जो डीके बसु केस पे बेस्ड था, ठीक है, जिसमें 10 कमांडमेंट्स दिए गए हैं कि अगर किसी को अरेस्ट करते हो तो पोस्ट अरेस्ट किस किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए, मतलब पोस्ट अरेस्ट उस पर्सन के क्या क्या राइट्स हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से लोगों को जेल में लोग जो हैं वायलेंस, मतलब पुलिस सिस्टम उन पे कमिट करता है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस रिपोर्ट में बात की गई कि इंश्योर करो कि आप जितना भी टॉर्चर है पोस्ट अरेस्ट वाला, ठीक है, वो सारा बंद किया जाए। ये सारी बातें इसमें कही गई। ये रिपोर्ट भी अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। देन ट्रायल बाय मीडिया को लेकर 200th रिपोर्ट आई थी 2015 में। अब ट्रायल बाय मीडिया समझ सकते हो कि क्या होता है, यूजुअली लेट अस से कोई क्राइम हुआ, मीडिया जो है उस क्राइम को सेंसेशनलाइज कर देती है और 24/7 उस न्यूज़ को रन करने लग जाती है। इससे क्या होता है, जस्टिस सिस्टम हैम्पर होता है। कई बार ऐसा होता है जज साहब जो हैं वो मीडिया की रिपोर्ट से इन्फ्लुएंस हो जाए, मीडिया पूरा इन्वेस्टिगेशन करके भी बता देती है कि हाँ यही क्रिमिनल है, यही क्रिमिनल है, इसी ने क्राइम किया है, तो इससे सोसाइटी भी इन्फ्लुएंस होती है। तो इसके लिए को यहाँ पे कहा कि ये सारा सिस्टम जो है इसे बंद करना चाहिए। देखो यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं वहाँ पे क्लियर है ट्रायल बाय मीडिया अलाउड नहीं है। मीडिया ट्रायल जिसे कहते हैं, मीडिया खुद ही डिसाइड कर लेती है हाँ यही क्रिमिनल है, इसे सजा होनी चाहिए। अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई, चार्जशीट भी नहीं फाइल हुई, कोर्ट ने अभी कुछ समझा भी नहीं, सुनवाई भी नहीं हुई, ठीक है, ट्रायल भी नहीं स्टार्ट हुआ और मीडिया ने कह दिया यही क्रिमिनल है। तो ये चीज़ें अवॉइड करने को कहा गया रिपोर्ट्स में। इसके अलावा डेथ पेनल्टी पे तो देखो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, कहा गया है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर देना चाहिए। अभी इंडिया में हम बात करें तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन चल रहा है, ठीक है, बच्चन सिंह केस से आया था, कहर सिंह बच्चन सिंह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे केस में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्राइन अभी चल रहा है कि फांसी की सजा तो दो, पर किसी किसी केस में दो। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा केस हो जाए जैसे निर्भया टाइप केस हुआ था तो वहाँ पे तो आप फांसी की सज़ा ज़रूर दो, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है। ये एक रिकमेंडेशन जो है आई है। इसके अलावा डीएनए प्रोफाइलिंग को लेके भी रिपोर्ट आई थी कि इसके लिए एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। इसके अलावा काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं इलेक्शंस पे, इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेके बहुत ज़्यादा वाइड रिपोर्ट्स आई हैं, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन को लेके। अब यहाँ पे क्रिमिनल या क्राइम जो है या क्रिमिनल्स का इलेक्शंस में इंटरफेरेंस, ठीक है, या फिर
डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन, एक कॉन्सेप्ट हम बात करते हैं, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इलेक्शन। हम हमेशा जब भी इंडियन इलेक्शन सिस्टम की बात करते हैं तो हम कहते हैं मनी और मसल इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है हमारे इलेक्शंस। ठीक है, बहुत सारे क्रिमिनल्स जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, ऐसा माना जाता है। तो ऐसे केस में ये रिपोर्ट कहती है कि देखो कि आप क्या करो, जब उस पर्सन के, लेटस से कोई पर्सन है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्शन लड़ रहा है, और उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट है, तो जैसे ही चार्जशीट फ्रेम हो जाए वैसे उस पर्सन को आप डिस्क्वालीफाई कर दो। तो ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हुई कि वो कह रहा है चार्जशीट फ्रेम होने के समय ही डिस्क्वालीफाई कर दो, कोर्ट तक बात प्रूव होने ही ना दो। यूजुअली क्या होता है, कोर्ट में केस 5-10 साल निकल जाता है, वो पर्सन 5-10 साल MP MLA बन जाता है, ठीक है, जो भी 5 साल 10 साल, जो एक बार जीता 2 बार जीता, दैट डिपेंड्स। तो इस तरह से ये सारे रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी रिफॉर्म्स की यहाँ पे एक्सप्लिसिटली बात की गई है, जैसे कि पेड न्यूज़ में रिफॉर्म लेके आओ, पेड न्यूज़ को बंद करो, पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स को कंट्रोल करो, ये कहा गया है। फिर नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम विच अ कैंडिडेट में कॉन्टेस्ट, ये 1 करो। अभी क्या होता है ना, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2 लोकसभा सीट से कंटेस्ट कर लेता है, तो इसके लिए तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि इसे 1 करो, क्योंकि जब एक कैंडिडेट दोनों जगह से इलेक्शन जीत जाता है तो फिर उसको 1 सीट छोड़नी पड़ती है, हमें बाय इलेक्शन कराना पड़ता है, खर्चा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो इलेक्शन कमीशन ने यह तक कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट 2 जगह से इलेक्शन लड़ता है तो उसको 5-5 लाख की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और अगर वो दोनों जगह से इलेक्शन जीत गया तो जिस जगह की सीट छोड़ रहा है ये 5 लाख की सिक्योरिटी उसकी जब्त हो जाएगी। ये हमारे री इलेक्शन में काम आएगी, तो ये भी ठीक है, इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। फिर राइट टू रिकॉल, इसको अभी आपकी लॉ कमीशन ने मना किया, बोले ये राइट टू रिकॉल की इंडिया में अभी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? राइट टू रिकॉल क्या होता है? लेटेस्ट से आपने इलेक्शंस में वोट दिए, आपको लगता है आप अपने MP से खुश नहीं है, MLA से खुश नहीं है, अब अगली बार मौका कब मिलेगा आपको उसको हटाने का? 5 साल के बाद। आप उसे 2 साल बाद हटाना चाहते हैं तो आप उसे रिकॉल कर लें। पंचायत ने अभी कुछ पंचायत में, स्टेट पंचायत में अलाउ किया गया है, नेशनल और स्टेट लेवल पे अभी ये नहीं है। तो इसको हमारी लॉ कमीशन ने मना किया था कि देखो ये इंडिया के लिए फीजिबल ऑप्शन नहीं है। नोटा के लिए भी यही कहा गया कि बहुत ज़्यादा नोटा का आइडिया हमें तो समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। सिमिलरली कंपलसरी वोटिंग को भी लॉ कमीशन ने मना किया है कि कंपलसरी वोटिंग देखो नहीं होनी चाहिए, आप किसी को फोर्सफुली वोटिंग पे नहीं भेज सकते। राइट नॉट टू वोट भी राइट टू वोट का ही पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखो अलग अलग सोसाइटी के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइम पे लॉ कमीशन रिफॉर्म्स बताती रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, रिफॉर्म्स रिकमेंडेटरी नेचर होते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो इसको माने या ना माने। सिमिलरली इलेक्शन फाइनेंस को लेके कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन के अपने सारे खर्चे जो हैं वेबसाइट ECI को दे, ECI उसको 3 साल के लिए वेबसाइट पर डाले, जिससे कि लोगों को पता तो चले कि कहाँ से इलेक्शन फंड्स आ रहे हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारे यहाँ यूज किया जाता है लोकसभा और लोकल इलेक्शंस में, है ना, आपके स्टेट इलेक्शंस में। तो यहाँ पे ये कहा है कि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लाना चाहिए। तो इस तरह के सजेशन है। एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कहा है, अभी हमें पता है एंटी डिफेक्शन लॉ में पावर्स किसके पास हैं? स्पीकर के पास। लॉ कमीशन कह रही है पावर गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास जानी चाहिए, लोकसभा के केस में, मतलब पार्लियामेंट के केस में, स्टेट लेजिस्लेचर के केस में, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें हैं। फिर एक और रिफॉर्म बताया इलेक्शन कमीशन को लेके कि इलेक्शन कमीशन में भी रिफॉर्म्स होने चाहिए। कैसे? आर्टिकल 324 में जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे तो अभी क्या होता है कि प्रेसिडेंट कर देते हैं ना, एग्जीक्यूटिव कर देते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नहीं, एक सिलेक्शन कमेटी बनाओ, उसमें आप ऑपोजिशन को भी बिठाओ, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बिठाओ। तो इस तरह से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आएगा वो अनबायस्ड होकर काम करेगा, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में होती है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेके आएगी, ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम ही ऐसा है। और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बायस्ड होकर काम करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबे समय से इलेक्शन कमीशन पे इस तरह के एलिगेशंस आते रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बहुत वाइड रिफॉर्म्स जो है, लॉ में चेंजेस जो है लॉ कमीशन जो है वो सजेस्ट करती आई है। अब बात आ जाती है लॉ कमीशन क्यों नेसेसरी है, मेंस के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। देखो बहुत नेसेसरी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रूशियल रोल प्ले करती है, लॉस को चेंज करने में हेल्प करती है, नए लॉस को फॉर्मुलेट करने में हेल्प करती है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है। लेकिन नेवरदलेस इसमें भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। हम बात कर रहे हैं लॉ कमीशन लॉ को रिफॉर्म करती है, मैं आपसे कह रहा हूं हमें लॉ कमीशन को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है। जैसे कि सबसे पहला है स्टैट्यूटरी स्टेटस देना। देखो स्टैट्यूटरी स्टेटस दोगे तो फिर गवर्नमेंट ड्यूटी बाउंड हो जाएगी कुछ मैटर्स को लेके। अभी जो 21st लॉ कमीशन थी उसका टर्म कब खत्म हुआ? 2018 में। गवर्नमेंट ने नई लॉ कमीशन कब कॉन्स्टिट्यूट करी? आके 2022 में।
ठीक है, तो एक लंबे समय तक छोड़ दिया गया था। फंड्स की कमी हमेशा इन पे रहती है, फंड्स इनके हमेशा कम रहते हैं। फिर कॉन्टिन्यूटी, जैसा कि मैंने कहा, कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे नहीं बन पा रही है। ठीक है, 3-3 साल नहीं कॉन्स्टिट्यूट की गई। अपॉइंटमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं कि अपॉइंटमेंट के केस में कौन देखो अपॉइंट कर रहा है। लॉ कमिश्नर जो है, या सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है वो अपॉइंट कर देती है, तो अपोजिशन का कोई बहुत रोल नहीं रहता। फिर इंडिपेंडेंस को लेके काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके जो बाकी मेंबर्स हैं वो बिना चेयरपर्सन से पूछे अपॉइंट कर दिए जाते हैं, तो फिर इंडिपेंडेंस हैम्पर होती है। फिर ऊपर से एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जैसे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जो मिनिस्टर ऑफ लॉ हैं वो बैठेंगे या लॉ सेक्रेटरी बैठेंगे, तो ऐसे केस में ठीक से काम नहीं कर पाती, गवर्नमेंट की ही बात ये सुनती है। जैसे अभी रिसेंटली, अभी याद रखना, इस बार वाली जो लॉ कमीशन आ रही है उसको स्पेसिफिकली टास्क दिया गया है कि यूसीसी को स्टडी करो और उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करो। इससे पहले लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि यूसीसी ना तो अभी एडवाइजेबल है ना भी नेसेसरी है। वो एक जनरल कंसल्टेशन पेपर में कहा था उन्होंने, ठीक है, तो एक पेपर पब्लिश किया था। तो अब देखो, अब स्पेसिफिकली यहाँ पे यूसीसी के मैटर पे बैठेगी, डिसाइड करेगी और गवर्नमेंट को बताएगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लॉ कमीशन काफ़ी नेसेसरी इंस्टीट्यूशन है, नेसेसरी बॉडी है, लॉज के रिफॉर्म में हेल्प करती है। नेवरदलेस इसको भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बट डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग लॉ कमीशन इंडिया के लॉज को सोसाइटी या फिर बदलते ट्रेंड में ठीक इंश्योर करने के लिए या इन कांग्रेस इंश्योर करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो होपफुली टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के और टॉपिक्स हम लाते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।